और आपको खबरें विस्तार से दिखा देते हैं। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं। आपको बता दें, हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस के ये नेता वहां पहुंचे हैं। कल दरअसल उन्होंने ईसी पर कई आरोप लगाए थे और आज चुनाव आयोग ने बुलाया था। हालांकि अपडेट एक आपको यह भी मैं दे दूं कि सैलजा और सुरजेवाला इसमें नहीं है, जो वहां पर प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी जैनेंद्र। बिल्कुल अखिलेश, कांग्रेस हरियाणा का चुनाव हारी और इसके बाद कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि तंत्र के कारण जो है वो कांग्रेस को हराया गया है। काउंटिंग को लेकर कांग्रेस ने कल कई सवाल उठाए थे। धीमी काउंटिंग का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग को लिखित में जयराम रमेश ने चिट्ठी लिखी थी और समय मांगा था, मिलने का समय मिला है और आज शाम 6 बजे का समय मिला। बड़ा डेलीगेशन है कांग्रेस का पहुंचा है चुनाव आयोग, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, अजय माकन है, पवन खेड़ा है, वकील अभिषेक मनु सिंघवी है वकील के तौर पर। इसके अलावा प्रताप सिंह बाजवा है, उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस के, जयराम रमेश है, अशोक गहलोत और अजय माकन है। ये सब लोग चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे हैं अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। जब मुलाकात खत्म हो जाएगी इसके बाद साफ हो पाएगा कि कांग्रेस ने किन किन बिंदुओं पर शिकायत की है, क्या आरोप लगाए हैं। लेकिन कांग्रेस जो हारी उसकी एक बड़ी वजह जो एकजुटता की कमी और जो झगड़े थे अंदरूनी, वो एक बार फिर जाहिर हुए हैं। जो डेलीगेशन पहुंचा है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो है, लेकिन कुमारी सैलजा नहीं है, रणदीप सुरजेवाला नहीं है, जबकि दोनों ही सैलजा और सुरजेवाला दिल्ली में ही मौजूद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जैनेंद्र फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। ये तो कांग्रेसी खेमे की बात हुई, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की बात की जाए तो वहां खुशी का माहौल है। नायब सिंह सैनी एक बार फिर से नायक बनकर उभरे हैं, अगले मुख्यमंत्री वो होने जा रहे हैं। हमें जानकारी ये मिल रही है कि दशहरे के बाद विधायक दल की बैठक होगी। एक और अहम बात आपको हम बता दें कि इस बार खबर है कि हरियाणा में 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। चुनाव में जीत के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया और बधाई दी। आशीर्वाद लेने के लिए आया था मैं और बधाई दी है। ये मोदी जी की नीतियों का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में है। नायब सिंह सैनी को हरियाणा चुनाव का सिकंदर कह लीजिए, सिंघम कह लीजिए या फिर नायक कह लीजिए। 6 महीने में नायब ने जो किया उसने सियासत के तमाम जानकारों को स्वागत किया गया। सैनी का जो चेहरा जिसको लेकर के चुनाव लड़ा गया था और ये जो है जो उनके चेहरे की खुशी है वो भी काफी हद तक ये बयां कर रही है कि कितनी बड़ी सफलता जो बाकी स्टाफ है, जो बाकी सहयोगी है, उनको जो है उनको धन्यवाद जो है दिया जा रहा है, उनको दी जा रही है बधाई। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी कि उनकी मेहनत के कारण हम तीसरी बार सत्ता में आए। नायब इस वक्त बीजेपी के लिए नायाब हैं। दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि दशहरे के बाद विधायक दल की बैठक होगी और नायब को नेता चुना जाएगा। अभी इस प्रकार का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से हमें नहीं मिला है। संभावनाएं हैं कि हो सकता है, त्योहार का दिन है अभी और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, तो जैसा भी डेट हमें मिलेगी हम बताएंगे। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे, जिसमें एक दलित बिरादरी से हो सकता है। ये बीजेपी का नायब कार्ड आखिर कैसे कामयाब रहा, आपको बताते हैं। उसके पीछे की जो वजहें बताई जा रही हैं, एक तो जनता के चेहरे के तौर पर इनकी पहचान रही नायब सिंह सैनी की, पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बात भी इनके साथ गई है। सभी को लेकर चलने की खूबी है, सभी को साथ लेकर चलते हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर इनकी पहचान रही है और आला कमान का आशीर्वाद भी इन्हें प्राप्त है। ये बात भी इनके पक्ष में गई है। शिरीन, तो ये 5 बातें मुख्य तौर पर सामने आ रही हैं कि कैसे आखिर सफल नजर आ रहे हैं नायब सिंह सैनी। बिल्कुल, ये तो नायब सिंह सैनी की सफलता हो गई, लेकिन जब हरियाणा में कल रिजल्ट आए और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा तो कांग्रेस ने इस हार के लिए जिम्मेदारी जो ठीकरा फोड़ा
वो केंद्र सरकार पर और साथ ही इलेक्शन कमीशन पर फोड़ा। लेकिन हमने भी इसके ग्राउंड पर जाकर इसकी पड़ताल की और हमने ये पाया कि दरअसल जो बगावत थी और जो गठबंधन नहीं हो पाया, इस वजह से जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई। राहुल गांधी ने कांग्रेस को जिताने के लिए प्रचार के आखिरी दौर में यात्रा का दाव चला। बहन प्रियंका भी राहुल के साथ सड़क पर उतरी। हुड्डा और सैलजा को एक साथ दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजे बताते हैं कि राहुल की विजय संकल्प यात्रा का ये दाव फेल हो गया। राहुल की यात्रा 12 विधानसभा से गुजरी, 6 पर कांग्रेस हार गई। बहादुरगढ़, सोनीपत, लाडवा, खरखौदा, गन्नौर, गोहाना। इसी गोहाना में राहुल ने जलेबी का जिक्र किया। चुनाव के दौरान जलेबी ट्रेंड में रही और इस जलेबी के बहाने बीजेपी ने राहुल और कांग्रेस दोनों पर अटैक किया। हालांकि राहुल गांधी ने हार के बाद अपने पहले सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत, संविधान की जीत, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। पार्टी जो भी विश्लेषण करे, लेकिन सच्चाई ये है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक अपना चुनाव हार गए। कांग्रेस की हार का एक फैक्टर बागी उम्मीदवार भी बने। करीब 1.5 दर्जन सीटों पर कांग्रेस के बागी मैदान में उतरे थे। 17 सीटों पर बागियों ने कांग्रेस को हरा दिया। अगर ये बगावत नहीं हुई होती तो शायद कांग्रेस बीजेपी की जगह बैठी होती। कुछ उदाहरण देख लीजिए। पुंडरी में बागी को मिले 40,608 वोट, कांग्रेस उम्मीदवार को 26,341। हार जीत का अंतर महज 2,197 का रहा। अंबाला कैंट में बागी को मिले 52,581 वोट, कांग्रेस उम्मीदवार को 14,469। हार जीत का अंतर 7,277 का। उचाना कला में जीत हार का अंतर सिर्फ 32 वोट का रहा। कांग्रेस को 48,936 वोट मिले, जबकि बागी को 31,456। बल्लभगढ़ में कांग्रेस चौथे नंबर पर पहुंच गई। जीत हार का अंतर 17,730 रहा। कांग्रेस को 8,674 वोट मिले, बागी को 44,076। ये तो महज कुछ उदाहरण भर हैं। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने का नुकसान भी उठाना पड़ा। 8 सीटों पर जीत हार का अंतर जितना रहा, उससे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को मिल गए। दोनों दलों के बीच गठबंधन होता तो वोट नहीं बंटते और तब कांग्रेस मजबूत स्थिति में होती। तो देखिए, जो हार हरियाणा में मिली कांग्रेस को, इसका असर दूर दूर तक अब दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में जो उनके साथी हैं, यानी उद्धव गुट वाली शिवसेना, वही अब हमलावर है कांग्रेस पर। बाकायदा मुखपत्र सामना में संपादकीय इस पर लिख दिया गया और किस तरीके से कांग्रेस पर निशाना साधा गया है, आपको दिखाते हैं। उद्धव ठाकरे को भावी सीएम बताने वाली ये तस्वीरें मुंबई में लगी। टाइमिंग देखिए, कल हरियाणा में कांग्रेस हारी और आज सुबह ये पोस्टर मुंबई के चौक चौराहों पर नजर आए। एक तरफ ये पोस्टर दिखा तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यू के मुखपत्र सामना में लेख के जरिए हरियाणा की हार का ठीकरा कांग्रेस के अति आत्मविश्वास पर फोड़ा गया। सामना में लिखा गया, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह अति आत्मविश्वास और स्थानीय नेताओं की नाफरमानी को माना जा रहा है। कोई भी मजबूती से नहीं कह रहा था कि हरियाणा में दोबारा सरकार आएगी। माहौल ये था कि कांग्रेस की जीत एक तरफा होगी, लेकिन जीत की पारी को हार में कैसे बदला जाए, ये कांग्रेस से ही सीखा जा सकता है। इसके बाद संजय राउत ने बाकायदा मीडिया के सामने आकर कांग्रेस से मांग कर दी कि महाराष्ट्र में चुनाव कैसे लड़ना है, इसका फैसला ले। काँग्रेस पक्षाला सुद्धा एक भूमिका घ्यावी लागेल। अनेक राज्यातल्या निवडणुकांमध्ये स्वबळावर लढायचं असेल काँग्रेसने देशभरात, मग त्यांनी तशी ती भूमिका घेतली पाहिजे। मग इतर पक्ष आपापला निर्णय त्या राज्यामध्ये घेतील। सामना में छपे लेख और संजय राउत के बयान ने प्रदेश कांग्रेस को बेचैन कर दिया। कौन से आधार पे उन्होंने लिखा है, क्या है? महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कौन से आधार पे लिखने का करके लिखा है, हमें क्या पता। सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को ये एलिगेशन नहीं लगा सकते। ये हमारी भूमिका है। बिल्कुल हम आज चर्चा करें। बिल्कुल आपत्ति है। हरियाणा में हार और साथियों के वार के बीच सीट बंटवारे और चुनाव की रणनीति बनाने के लिए मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने बैठक की। वैसे हरियाणा में बीजेपी की जीत से महायुति यानी एनडीए के नेता गदगद हैं और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में इसका असर होगा।
हरियाणा के जो रिजल्ट्स आए हैं वहाँ पे जो वो सरकार ने काम किया था और वहाँ पे जो नेतृत्व था माननीय मोदी साहब का, माननीय अमित शाह साहब का और माननीय जेपी नड्डा साहब का नेतृत्व स्वीकारा है। महाराष्ट्र में भी पिछले 2-2.25 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है। वो काम के पीछे वो काम को सपोर्ट देने के लिए महायुती को महाराष्ट्र में भी बहुमत मिलेगा। देशाचा मूड काय आहे हा आता त्यांच्या लक्षात आलेला आहे आणि त्यामुळे कालपर्यंत आम्ही एकत्रित आहोत म्हणणारे, हम साथ साथ है म्हणणारे, आज आता हम तुम्हारे है कौन कसे म्हणायला लागले ते तुम्हाला पाहायला मिळत आहे। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को फायदा हुआ था। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। इस वजह से कांग्रेस महाराष्ट्र में अपनी बड़ी भूमिका चाहती है, लेकिन हरियाणा की हार ने खेल कर दिया खराब। अब सहयोगी सवाल उठाकर दबाव बना रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीएम ऑफिस की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है सीएम आवास को लेकर। यह कहा गया है कि सीएम आवास को खाली कराया गया है, सीएम आतिशी का सामान आवास से निकाला गया है। सीएम ऑफिस की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है, ये बड़ा बयान जारी किया गया है और ये भी कहा गया है कि एलजी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। दरअसल एलजी बीजेपी को ये घर देने की तैयारी कर रहे हैं, कब्जा करना चाहती है सीएम आवास पर बीजेपी। इस खबर पर और जानकारी के साथ सीधे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए दीपक रावत। दीपक, बड़ा आरोप सीएम आवास को लेकर सीएम ऑफिस की तरफ से लगाया गया, ये खबर क्या है पूरी? देखिए, 6 लाख का कोड है जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आवंटित किया गया था। करीबन 8-9 साल अरविंद केजरीवाल इसी घर में रहे। अब जब 4 तारीख को जब अरविंद केजरीवाल ने ये घर खाली किया उस दौरान तस्वीरें भी सामने आई थी। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के जो जूनियर इंजीनियर है उनको चाबी सौंप दी उनके परिवार ने और घर खाली कर दिया था। लेकिन इस पर बीजेपी का आरोप ये था कि चाबी जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग को नहीं दी गई। ये जरूर दिखावा किया गया कि चाबी सौंप दी है, लेकिन चाबी जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग तक पहुंची ही नहीं। वो चाबी आतिशी को दे दी गई और अरविंद केजरीवाल की खाली करने के बाद आतिशी ने अपना वहाँ सामान डाल दिया और बिना पूरा अप्रूवल लिए पीडब्ल्यूडी विभाग से पूरी बातचीत हुए आतिशी ने वो घर खुद अपने नाम कर लिया। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि जब पीडब्ल्यूडी विभाग को चाबी सौंपी नहीं गई, उन्होंने पूरे घर का मुआयना नहीं किया, क्योंकि घर खाली करने के बाद पूरा घर का मुआयना किया जाता है कि चीज देखी जाती है और फिर बाद में एक प्रोसेस के तहत वो आवंटित की जाती है। और ऐसे में उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, इसलिए सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर वो चाबी। ठीक है दीपक, तो बड़ा आरोप अब इससे लेकर किस तरीके से घमासान आगे बढ़ेगा ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, हरियाणा चुनाव में चुनाव नतीजे जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि तमाम सर्वे इस तरफ इशारा कर रहे थे कि बीजेपी की हार होने जा रही है, लेकिन नतीजे इसके उलट रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। एबीपी न्यूज ने भी इसकी पड़ताल की और पाया कि इस जीत की पटकथा लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विजय के विश्वकर्मा। मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिखरने दूंगा। मोदी जी को जय श्री राम। हरियाणा की जीत हमारी है। ये जश्न खास इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पहला मैच था जिसमें बीजेपी ने पूरा खेल पलट दिया। कथित तौर पर हारी हुई इस बाजी को पीएम मोदी ने अपने मैनेजमेंट से बदल के रख दिया। हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया। कल सुबह तक हर कोई यही मानकर चल रहा था कि बीजेपी तो हरियाणा से गई। कांग्रेस के नेता भी सर्वे और कल सुबह के शुरुआती रुझान देखकर गदगद थे। लेकिन दोपहर होते होते दिल्ली के दफ्तर से बैंड वाले लौटने लगे। हुड्डा के रोहतक में बग्घी और घोड़े वालों को घर भेज दिया गया। आखिर हरियाणा की ये बाजी पलटी कैसे? असल में पीएम मोदी को फीडबैक मिल रहा था कि हरियाणा में पार्टी कमजोर दिख रही है, ग्राउंड पर वर्करों में जोश नहीं है। पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करने का फैसला लिया। पीएम मोदी पहले से मानते रहे हैं
कि बूथ जीतने का मतलब चुनाव जीतना है। पीएम ने इसे फार्मूले को जमीन पर उतारने की पटकथा लिखी। वोटिंग से करीब 10 दिन पहले 26 सितंबर की वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला। हरियाणा के 4000 शक्ति केंद्रों पर बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं से एक साथ नमो ऐप के जरिए संवाद किया। उनसे अपने अपने बूथ पर कमल खिलाने का मंत्र दिया। पोलिंग बूथ जीतना ये मेरी इच्छा है। हमें सब पोलिंग बूथ जीतना है और आप पोलिंग बूथ जीतेंगे तो दुनिया की कोई ताकत चुनाव नहीं हरा सकती। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से दो प्रमुख बातें कही। पहली, विपक्ष के भ्रमजाल में नहीं फंसने की सलाह दी। दूसरी, 10 साल की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने को कहा। उस दिन पीएम ने हिसार, भिवानी, रोहतक के बूथ कार्यकर्ताओं से बात की, उनकी बात सुनी, बूथ पर चल रही गतिविधियों को समझा और कमल खिलाने के मंत्र दिए। पीएम मोदी की इस पहल ने बूथ सैनिकों में न सिर्फ जोश भरा बल्कि उन्होंने व्यक्तिगत कनेक्ट का अनुभव भी किया। मोदी के इस मैनेजमेंट का कमाल देखिए। बीजेपी की न सिर्फ सीट बढ़ी बल्कि वोट शेयर के मामले में भी पार्टी ने हरियाणा में अपना नया रिकॉर्ड बनाया। 2009 में बीजेपी का वोट शेयर 9% था। 2014 में बढ़कर 33% हुआ। 2019 में 36% पर पहुंचा और इस बार 2024 में आंकड़ा 40% पर पहुंच गया है। मतलब कथित एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 2014 के चुनाव से 6% वोट बढ़ा। बीजेपी की इस जीत में मोदी के मैनेजमेंट का तो रोल रहा ही है। पार्टी ने जो सामाजिक समीकरण तैयार किया उसने हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। पिछड़े और दलितों के वोट बैंक में तो बीजेपी ने सेंध लगाई है। जिस सोनीपत जैसे जाटलैंड में कांग्रेस का दबदबा माना जा रहा था, वही कांग्रेस 6 में से 5 सीट हार गई। बीजेपी की नीति और नियत का कमाल रहा कि गैर जाट वोटों का बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण हो गया और वोटर्स ने बीजेपी के पक्ष में जमकर वोटिंग की। इस अंडरकरंट का अंदाजा ना तो कांग्रेस लगा पाई और ना ही सर्वे वालों को इसकी हवा लगी। अब हम आपके लिए खास विश्लेषण लेकर सामने आए हैं। आखिर बीजेपी ने बाजी कैसे पलट दी? वो कांग्रेस जो जीतती हुई दिख रही थी वो हार गई और जो बीजेपी हारती हुई नजर आ रही थी जीत गई। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। पीएम मोदी ने बयान हरियाणा चुनाव नतीजों के अगले दिन दिया है। दलित समाज का जिक्र किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। असल में दलित वोटरों ने ही आखिरी वक्त में जो किया उससे हरियाणा की पूरी पिक्चर बदल गई। कांग्रेस ने भले ही हरियाणा के चुनाव में अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का नाम न घोषित किया हो, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सबसे मजबूत दावेदार थे। हुड्डा और शैलजा की लड़ाई और उनके बीच में टकराव जगह जगह पर लगातार सामने आता रहा। तो उसी के बीच में कई बार शैलजा चुनाव प्रचार से भी दूर रही। हालांकि शैलजा ने अपना दबाव बनाने की कोशिश जरूर की, पर चली हमेशा हुड्डा की ही। शैलजा हरियाणा कांग्रेस में दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं। लोकसभा चुनाव में दलितों ने झोली भरकर कांग्रेस को वोट किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में जब शैलजा को कांग्रेस ने फ्रंट फुट पर नहीं रखा तो उनकी बिरादरी के लोगों में बेचैनी बढ़ गई। शैलजा दलितों की जिस कम्युनिटी से आती हैं, उसकी आबादी 12% के आसपास है। हरियाणा की 90 सीटों में से 35 पर दलित वोटरों का प्रभाव है। लोकसभा में कांग्रेस अलायंस को 68% दलित वोट मिले थे, लेकिन शैलजा फैक्टर का असर ये हुआ कि दलितों का बड़ा वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो गया। कांग्रेस को शायद आखिरी वक्त में ये महसूस हो गया था कि ओबीसी के साथ दलित भी उनके साथ नहीं आ रहे। शायद इसीलिए प्रचार के आखिरी घंटों में बीजेपी के दलित नेता अशोक तंवर को आनंद फानंद में कांग्रेस में शामिल कराया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दलितों ने बीजेपी के साथ जाने का मन बना लिया था। 17 सुरक्षित सीटों में से बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 9 पर जीत मिली है। दलितों के एक बड़े वर्ग ने कांग्रेस से तो किनारा किया ही, मायावती और चंद्रशेखर आजाद का भी साथ नहीं दिया। हरियाणा का चुनाव अपने अंतिम चरण तक आते आते लगभग जाट वर्सेस नॉन जाट में तब्दील हो गया। जहां जाट और मुसलमान की गोलबंदी कंप्लीटली कांग्रेस के साथ दिखी, तो वहीं दूसरी ओर पिछड़े वर्ग और दलित बीजेपी के साथ बढ़ते नजर आए और यहीं से हरियाणा की पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल गई। शानदार जीत के बाद दिल्ली दौरे पर आए हरियाणा के सीएम सैनी पीएम मोदी से की मुलाकात। कहा, मोदी की नीतियों की वजह से मिली जीत। नड्डा समेत कई बड़े नेताओं से मिले सीएम सैनी।
हरियाणा में बढ़ा बीजेपी का कुनबा, निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान और राजेश जून बीजेपी के साथ आए। सावित्री जिंदल ने भी दिया बीजेपी को समर्थन। 2 राज्यों के चुनाव परिणाम पर बोले राहुल गांधी, जम्मू कश्मीर में संविधान की जीत, हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का करेंगे विश्लेषण। हरियाणा में हार के बाद सहयोगियों का कांग्रेस पर वार, सामना संपादकीय में लिखा, हार की वजह अति आत्मविश्वास, आपने भी गठबंधन न करने पर उठाए सवाल। संजय राउत के बयान पर देवेंद्र फडणवीस का तंज, कहा हम साथ साथ हैं, बोलने वाले अब रिजल्ट देखकर हम आपके हैं कौन बोल रहे हैं। यूपी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों का किया ऐलान। करहल से तेज प्रताप यादव लड़ेंगे चुनाव। मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को टिकट। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा मीरापुर और गाजियाबाद शहर की सीटें दे सकती है समाजवादी पार्टी। एबीपी न्यूज से बोले उमर अब्दुल्ला, बीजेपी का वोट शेयर इसलिए सबसे ज्यादा क्योंकि हमने जम्मू में कांग्रेस को दी ज्यादा सीट। जम्मू में खराब प्रदर्शन के लिए कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत। हरियाणा के आदमपुर में बेटे की हार के बाद रोने लगे कुलदीप बिश्नोई। बीजेपी के भव्य बिश्नोई को कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र प्रकाश ने 1268 मतों से हराया। कल डोडा जाएंगे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। डोडा में धन्यवाद रैली को करेंगे संबोधित। डोडा में आप के महराज मलिक ने जीता चुनाव। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को दी 10 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात। बोले महाराष्ट्र में अब तेजी से हो रहा है विकास। लखीमपुर खीरी के धौरहरा कस्बे में दिखा तेंदुआ। तेंदुआ देखकर ग्रामीणों में हड़कंप। इलाके में 3 जगह लगाए गए पिंजरे। लखीमपुर खीरी के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बीजेपी विधायक योगेश शर्मा की जमकर पिटाई। विधायक ने लगाए थे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में धांधली के आरोप। यूपी के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में घायल। मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। प्रतापगढ़ में समीक्षा बैठक के लिए जा रहे थे संजय निषाद। मसूरी में थूक डालकर चाय परोसने वाले 2 युवक के खिलाफ पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। मसूरी के लाइब्रेरी चौक की घटना। देहरादून से भी सामने आया खाने में थूकने का वीडियो। बनाने से पहले रोटी पर थूकता दिखा कारीगर। इनामल्ला बिल्डिंग के एक रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है वीडियो। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में शोरूम से निकलते ही नई ब्रेजा कार हुई हादसे का शिकार। गाड़ी मालिक नहीं संभाल पाया स्टीयरिंग। गेट तोड़ते हुए 4 बाइक को रौंदा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के मुरादाबाद में सड़क पर मनचले की जमकर पिटाई। छेड़छाड़ करने पर युवती ने आरोपी को पकड़कर लात घूंसों से पीटा। 3 आरोपी गिरफ्तार। अनंतनाग से लापता जवान हिलाल अहमद भट्ट का मिला शव। कल कोकेरनाग में ऑपरेशन के दौरान लापता हुए थे हिलाल। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में आरएसएस हेडक्वार्टर की कुछ तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से ये नई बिल्डिंग यहां पर बनी है। आरएसएस दफ्तर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। करीब करीब ये बिल्डिंग बनकर तैयार है। आपको बता दें कि दिल्ली के झंडेवालान में आरएसएस का ये हेडक्वार्टर है जिसका नाम केशव कुंज है। उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये दफ्तर हेडक्वार्टर जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।